अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। नाजरीन, 14 जुलाई 2019 उस वक्त की अपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पर गैर मुल्की इमदाद की रकम चोरी का इल्जाम लगा था। डेविड रोज के आर्टिकल में दावा किया गया था कि शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वजीर आला थे तो उन्होंने 2005 के जल्जले की बहाली के लिए यूके डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए फंड्स में गबन किया था। पीएमएलएन ने उस वक्त इस खबर की तरदीद की थी और उसे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की ईमा पर शाया करने का इल्जाम लगाया था। ना सिर्फ पीएमएलएन बल्कि डेफेड यानी वो इदारा जिसने इमदाद दी थी उसने भी इस खबर की तरदीद की थी। जनवरी 2020 शहबाज शरीफ साहब ने हत्या इज्जत का दावा दायर किया जिसमें हरजाने और मुआफी का मुतालबा किया गया था। ना सिर्फ इससे पहले बल्कि इस दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करप्शन के झूठे बयाने का पहाड़ खड़ा किया था। लेकिन गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिली, फतह हासिल हुई और डेली मेल ने ना सिर्फ मज़कूरा आर्टिकल को वेबसाइट से डिलीट किया बल्कि माफी भी मांगी और यूं हक और सच की फतह हुई। यह है हमारा आज का पहला मौजूद। सवाल लेकर हाजिर हूंगा। अपने पहले मेहमान के पैनल की तारुफ करा देता हूं। मुर्तजा सोलंकी साहब ने स्काइप लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन किया है। आजम चौधरी साहब और सजाद अनवर साहब ने ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से। शनीला अमार ने ज्वाइन किया स्काइप लिंक के थ्रू और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब। सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुर्तजा साहब, डेली मेल की वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी, क्या इस एक मामले ने करप्शन के झूठे बयाने को जमीन बोस कर दिया? मेरे ख्याल में ये एक आखिरी कील है इस प्रोपेगेंडा के ताबूत में। वैसे तो ये पूरा अरसा जो है वो इमरान खान और उनकी जमात प्रोपेगेंडे की सियासत करती रही है और जब ये हुकूमत में थे, ये केस उस वक्त का है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी कई तजियाकार ये कहते थे कि ये हुकूमत के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे बल्कि अपोजिशन ऑफ द अपोजिशन के तौर पर ये काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि खान साहब जो है वो वैसे तो कभी कभार जलवा अफरोज़ होते थे पार्लियामान में, उनकी हाज़िरी नवाज शरीफ साहब से भी बहुत कम थी, लेकिन वो कभी कभार जब वो तशरीफ़ लाते थे तो वो कुर्सियाँ फलांग के आते थे कि कहीं जो अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ उनकी कोई मतभेद ना हो जाए, कोई सलाम दुआ ना करनी पड़ जाए। लेकिन ये जो इल्ज़ाम था उस वक्त इनके जो एहतसाब के जो ज़ार थे मिर्ज़ा शहजाद अकबर, ये उनकी शाह पे जो है वो ये पहले उन्होंने नैब में ये मुकदमा दाखिल किया और फिर ये मालूमात या प्रोपेगेंडा जो भी कहें, ये फिर डेविड रोज को यहाँ बुलाया गया। उसकी आप तस्वीरें देखें, अगर आप गूगल कर लें तो आपको नज़र आएंगी कि किस तरीके से उनको एक ख़ास मेहमान के तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में लाया गया। और जब ये ख़बर छपी तो उस वक्त जो पीटीआई की जो वज़ीर इत्तलात थी फिरदौस आशिक़ाबान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, शहजाद अकबर ने, और टॉक शोज़ का ये एक मौजू होता था। आप जो है वो प्रोग्राम चाहे किसी भी मौजू पर हो, लेकिन इनके जो टॉकिंग हेड्स थे वो घुमा फिरा कर इसको लाते थे कि ये कोई बहुत बड़ी करप्शन हुई है और देखे जी सारी दुनिया में हमें इन्होंने बदनाम कर दिया, वो जलजले वाले पैसे जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किए वगैरह वगैरह। हालांकि उसी वक्त ये जो इदारा था डिफेड, जिसने जो एक तरह से जैसे यूएस एड है तो बरतानिया का ये एड का इदारा है, उन्होंने भी इसकी तरदीद की कि जी इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये इसको चलाते रहे उस वक्त तक जब तक कि शहबाज शरीफ ने मुकदमा दायर किया। लेकिन आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अभी हाल ही में ले आए। पिछली दफ़ा जब शहबाज शरीफ लंदन में थे और वो अपने वकला से गुफ्तगू कर रहे थे, उसकी एक जाली वीडियो इन्होंने बनाई और इमरान खान आए और बड़े तमतराक से कहा कि देखें जी इन पर जुर्माना होने वाला है और ये वहाँ के जजों को क्या समझते थे वगैरह वगैरह। लेकिन कल ये जो खबर आई है इससे जो है वो इनके 14 तबक जो है वो रोशन हो गए हैं कि किस तरीके से पहले भी जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसने भी इनको करार दिया कि जी इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। 3 मुल्कों में इसकी तफ्तीश हुई और अब जो है वो ये जो डेविड रोज
और डेली मेल ने जिस तरीके से माफ़ीनामा दिया है और वो अपनी खबर भी हटा दी है, तो उससे ये पता चलता है कि अगर आपके मुल्क के अंदर जो सिविल लायबल और डेफेमेशन के जो कवानीन हैं वो ठीक तरह से हों, तो यहाँ पर भी ये जो घटिया जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं सुबह शाम मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़, अफराद के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उसका कला कमा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो और उनकी जमात को मुबारक हो कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा का ख़ात्मा किया, लेकिन असल फ़तह तब होगी जब इस मुल्क के अंदर आप ये जो तज़हीक और तौहीन और घटिया प्रोपेगेंडा वाले जो काम है उसके ख़िलाफ़ सिविल कवानीन बनाएंगे, भारी जुर्माने हों, ताकि इस तरह के जो लोग हैं और जो इदारे हैं वो ये काम ना करें। बिल्कुल ठीक है। ताहिर मलिक साहब, इसी आखिरी जुमले से आपकी तरफ आऊँगा। सिविल कवानीन का होना बड़ा अहम है, चूंकि ये होंगे तो फिर ऐसे इल्जामात नहीं लगेंगे, लेकिन क्या ये मौफ़ी काफ़ी है या ये मौफ़ी नाकाफ़ी है? चूंकि डेविड रोज साहब तो इस वक्त भी ट्विटर पर एक महाज उठाए हुए हैं और वो तो नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं कि मैं उस पर कायम हूँ। लेकिन मैंने उनका जो देखा है वो थ्रेड, उसमें उन्होंने आखिरी ट्वीट में ये कहा है कि जी उन्होंने ये स्टोरी उनकी अखबार ने वेबसाइट से डिलीट कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ये इस एक ख़बर की बात नहीं। आप देखें कि रेहाम खान पे इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त शेख रशीद अहमद ने कामरान शाहिद के शो में कि उन्होंने पैसे लेके नून लीग से किताब लिखी और उन्होंने बरतानिया की अदालत में इस इल्ज़ाम को झूठा करार दिए साबित किया। चौधरी शुजात, चौधरी ज़हूर इलाही फैमिली ने हतक इज़्ज़त के कानून के तहत वहाँ इंसाफ लिया। तो ये हमारे अदालती निज़ाम पे जिस तरह सोलंगी साहब ने दुरुस्त निशानदेही की है, हतक इज़्ज़त के कानून में जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हम रोज़ अखबारात भरे पड़े होते हैं कि अरबों रुपए के दावे हो गए, लेकिन साल साल उन मुकदमात के फैसले नहीं होते। और अदलिया हमारा एक अहम इदारा है, इंसाफ, निज़ाम इंसाफ का अहम सतून है, वो भी इसकी जद में आता है। फेक न्यूज़ के ऊपर और उनके भी ऊपर इसमें मन गढ़ंत खबरें दी जाती हैं। कौमी सलामती के इदारे आते हैं। पहले सिर्फ सियासी जमातें थी, पर अब तो रियासत के हर सतून इसमें मुतासर हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इंसाफ मिला है बरतानिया के कानून में। इधर हम जितना भी डंडोरा पीछे, यहाँ जो आम आदमी है, जो हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ, जो ख़वातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उसमें उनको उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाड़ा ला जाता है, उनके करैक्टर असैसिनेशन की जाती है और उनके पास कोई फोरम ही नहीं। तो ये हमारी जो निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर इसके ऊपर जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। दूसरा इसका एक अहम पहलू है, देखें हम ये जो सियासत कर रहे हैं कि सैलाब में, ज़लज़ले में और अब जो सैलाब आया हुआ है इसके अंदर करप्शन है और पाकिस्तान को पैसे ही ना दें। मुझे याद है कि 2010 में और उसके बाद उस वक्त फिर नया ये इदारा बना था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने और जो आलमी इदारे हैं डेवलपमेंट सेक्टर के, उन्होंने पाकिस्तान के पॉवर्टी डाटा की तारीफ़ की। अरबों रुपए लोगों को ATM मशीनों के ज़रिए उस पॉवर्टी डाटा से ट्रांसमिट हुए, बीच में स्टेट का रोल ही नहीं था। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तानी तो देखें जी ऐसे करप्ट हैं कि वो जो रिलीफ का पैसा है वो खा जाते हैं, तो इसमें वक्ती माइल्ड वो इसमें पॉइंट स्कोरिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो डोनर्स हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर है, जो और जो आलमी इदारे हैं, वो उसके ऊपर एक राय कायम कर लेंगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए, तशरीफ लाए, सैलाब, हालिया जो सैलाब आए हुए हैं, तो उनके ट्वीट के नीचे फेक न्यूज़ करके कोई हज़ारों रीट्वीट किए गए उन्हें टैग करके, और वो खबर ही झूठी थी। तो हम इसकी आड़ में रियासत दुश्मनी कर सकते हैं। आपका सियासी इख्तिलाफ हो सकता है हुकूमत वक्त से, माजी की हुकूमत से, लेकिन आप पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो ज़लज़ले से मुतासर हैं, जो सैलाब से मुतासर हैं, उनके साथ आप बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया कि इनको इमदाद ही ना दें। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया था वो बहुत अच्छा है। इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है और जो हमारी यहाँ गैर सरकारी तंजीमें काम कर रही हैं, वो काम ऐसा है कि जिसकी आलमी सतह पर रिकग्निशन हो रही है। लेकिन यहाँ हम पेड जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनके ज़रिए एक ऐसी फ़िज़ा बना रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं। तो इसके लिए मेरी अपील होगी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि हमें इस कानून को और मौसर बनाना है कि जिसके तहत जो बरतानिया का निज़ाम इंसाफ है, वहाँ का कानून ये भी है कि झूठी खबर हो और झूठा केस हो
तो वो जो अदालत का वक्त सर्फ होता है उसकी भी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। एक अखबार फेक न्यूज़ पे अखबार इशात के काबिल ही नहीं रही और बंद होगी, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, आपको याद होगा उन्होंने एक फेक न्यूज़ शाया की और अगले दिन उस अखबार का वो जो इजाज़तनामा था वो कैंसिल हो गया, और वो अगर शाया भी होता अखबार तो कोई शहरी उसे स्टॉल से ना उठाता। यहाँ ऐसे ऐसे फोरम हैं, ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, ऐसे ऐसे सियासी जमातों के सेल हैं कि जो फेक न्यूज़ के ऊपर कई महीने से एक पूरा ट्रेंड चला रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। बिल्कुल ठीक। शनीला, करप्शन का झूठा बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया, जमीन बोस हो गया, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, ये जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया गया था, ये किस लिए किया गया था? इसलिए किया गया था कि इमरान खान को दिखाया जाए कि वही एक पाकिस्तान में सच्चे और ईमानदार सियासतदान है और बाकी जो उनके मुखालिफिन है वो सब करप्ट और चोर और डाकू हैं। पहले एक जो मुंतखब वजीर आजम थे, उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया, वो जेल गए, उनकी बेटी जेल गई। उसके बाद उनके जो भाई, जो हमारे मौजूदा वजीर आजम शबाशी, वो उनके बेटों के खिलाफ एक पूरा बयानिया खड़ा कर दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन, इसमें जो डिफेड की तरफ से इमदाद आई थी इसमें खुर्द-बुर्द का। अब ये शहजाद अकबर को लॉन्च किया गया सिर्फ इस काम के लिए कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जितने वो इल्जामात लगा सकते हैं वो लगाएं और जैसे जैसे केसेस वो बना सकते हैं बनाएं। आप ये देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये हमारा जो मुल्क हमें जो इमदाद कर रहा था ब्रिटानिया, ये उसके साथ भी आपने एक तरह से ज्यादती की है कि यानी कि वो हमें इमदाद दे रहे हैं और हम उन कह रही है कि आपके जो टैक्स पेयर का जो पैसा जो आप हमें दे रहे हैं इमदाद के लिए, उसके अंदर खुर्द-बुर्द हो रही है और वो इदारा खुद कह रहा है कि इसके अंदर नहीं हुई है। और वहां पे और फिर जो क्राइम तहकीकाती एजेंसी थी बरतानिया की, उसको भी शहजाद अकबर ने जाके जैसे जैसे चकमे दिए कि 2 साल तहकीकात करते रहे और आखिर में उन्होंने भी कहा कि जी इसके अंदर हमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले शबाशी भी उनके बेटों के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में वो खत्म नहीं हुए वो केसेस। शबाशी साहब भी जेल जाते रहे, उनके बेटे भी जेल के अंदर बैठे और एक बेटा उनका अब जला वतनी खत्म करके कितने सालों के बाद पाकिस्तान वापस आएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने वतीरा बना लिया हुआ है कि मुखालिफिन के खिलाफ जो केसेस हैं उनको बनाएं, जो मीडिया ट्रायल है वो कर सके। ये बरतानवी अदालत थी ना, वहां पे आपने अगर एक इल्जाम लगाया, आपको माफी मांगनी पड़ी, आपको खबर हटानी पड़ी। डेली मेल 1 साल से शबाशी साहब के साथ निगोशिएशन के अंदर थे। ये जो एग्रीमेंट अभी उन्होंने साइन किया इसके लिए, क्योंकि उनके लॉयर्स ने बहुत पहले से बता दिया था कि आप ये केस हार जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इमरान साहब ने जो इल्जामात लगाए उसको लेके डेफेमेशन के केसेस बहुत से लोगों ने किए, लेकिन कोई जो है उनको वो नहीं मिल रहा। अभी तक केसेस अदालत में चल रहे हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा अदालती सिस्टम कितना कमजोर है। बात यह है कि जो कल यहाँ पे जब बात हो रही थी इमरान साहब की कि उनके जो केसेस हैं उसमें रियासत क्यों नहीं आती, हुकूमत क्यों नहीं आती। देखिए, हुकूमत, हमने पहले भी कहा था कि हुकूमत को इस तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि वो आके लगे कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। लेकिन आपको नहीं लगता अब होना पड़ेगा? नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपने नैब का इदारा बनाया, आपने FIA का इदारा बनाया है, आपके उन इदारों को हरकत में आना चाहिए, वो आके तहकीकात करें, उनके ऊपर हुकूमत का प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखिए शुएब, अभी जो डेली मेल की जो स्टोरी है उनको कौन जाके सबूत देता रहा, झूठ के पलंदे शहजाद तो शनीला, उसके लिए क्या हुकूमत परस्यू नहीं करेगी? आपको लगता है इदारे खुद से करेंगे? शहजाद अकबर साहब हो या जिसने फैसिलिटेट किया, जिसने फैसिलिटेट किया उसके खिलाफ इदारे खुद से करेंगे? करना चाहिए ना। देखिए, हुकूमत मुकदमा करे, शहबाज शरीफ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाकर शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा करें। जो उन्होंने उनका मीडिया ट्रायल किया, जो उन्होंने उनकी बहुतान तराशी की, शहजाद अकबर मुल्क से भी जा चुके हुए हैं। ये भी हमारे निजाम इंसाफ की एक बहुत बड़ी दलील है कि जी वो उनका नाम ECL में डाला गया और उनको फौरन रिलीफ मिल गया और वो ये मुल्क छोड़ के जा चुके हुए। तो आप कैसे उनको पकड़ेंगे? बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटों को अब उन पे मुकदमा करना चाहिए, FIA को नैब में हरकत में आना चाहिए। आपने पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा भी जो है इसके अंदर जाया किया। जो ब्रॉडशीट का केस था जिसको आप नैब ने हायर किया था कि वो शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तहकीकात करे, क्या करे? उन्होंने भी आके माफी मांग ली कि हमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले, पैसा जाया हुआ।
को पैसा देना पड़ा, और पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा। तो अब ये जो इल्जामात की सियासत है और पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा दूसरे मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसको रोकने की जरूरत है। जो इदारे बनाए गए उनको इंपावर किया जाए, उनको इख्तियारात दिए जाए, वो तहकीकात करे। देखिए, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। जो करप्शन करता है, जो लूटमार करता है, उनको पकड़ना चाहिए। मेरा अब ये शबाशी साहब को ये होना का मशवरा कि वो उनके बेटे लाजमी इमरान खान के खिलाफ और उनके जो शहजाद अकबर उनके खिलाफ मुकदमा करें। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। आजम चौधरी साहब, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? माफी तो मांग ली डेली मेल ने, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? क्या जुडिशल रिफॉर्म्स ये अहम मामला होगा? क्या मुकदमा करना चाहिए? शहजाद अकबर साहब पर भी होना क्या चाहिए? शाह साहब, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है बेसिकली। राइट। अब देखें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को करप्ट साबित करने के लिए इस किस्म के झूठे बयानिए बनाए जाते हैं, जिसका एक सबूत ये डेली मेल वाला केस है। आप देखें कि शहजाद अकबर और नैब ने मिलकर उस वक़्त ये एक बयानिया खड़ा किया कि आपकी इमदाद की रकम जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए आई थी उसमें खुर्द-बुर्द हो गई या वो खा ली गई। उसका नुकसान क्या हुआ? अभी मेरे साथी बात कर रहे थे, उसका नुकसान ये हुआ कि आज जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो दुनिया की कोई डोनर एजेंसी और कोई मुल्क जल्दी हम पे एतमाद करने को तैयार ना था। जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए, उन्होंने अपनी आंखों से जो हालात देखे, उन्होंने जाके दुनिया को बताए, यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बताए, फिर जाके लोगों को यकीन आया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिजास्टर या क्राइसिस से गुजर रहा है। फिर उन्होंने मुतवज्जो हुए इस तरफ। ये बेसिकली हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुल्क और कौम का जो नुकसान करते हैं, ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। दूसरी बात, दुरुस्त कह रहे हैं मेरे साथी, पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, उसके ऊपर जो आज एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। हमें रिफॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है कि हम इस निज़ाम को आगे चला पाएँ। अब हर बंदा, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो बरतानिया या किसी मगरबी मुल्क में जाके वो केस दायर करे और इंसाफ हासिल करे। लोग कहाँ जाएं? लोगों ने इसी निज़ाम पे एतमाद करना है, इसी निज़ाम से इंसाफ लेना है। लेकिन अगर निज़ाम के अंदर उनको इंसाफ नहीं मिलता, मलक साहब की बात को मैं दोहराऊंगा, हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में डेफमेशन के ऊपर किसी को सज़ा हुई हो या जुर्माना हुआ हो या इस केस के कोई नताइज सामने आए हों। क्योंकि मैं खुद मीडिया से तल्लक रखता हूँ। काश के पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके अंदर बरतानिया की तरह, जिस तरह वहाँ के मीडिया ने जुम्मेदारी का सबूत दिया है, अपनी गलती का एतराफ़ किया है, शायद हमारे अंदर भी, काश हमारे अंदर भी वो एक जुर्रत पैदा हो, हम भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और हमारी अदलिया भी इसी तरह इंसाफ करे ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचें। लेकिन अगर हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि आज तक जिन लोगों ने वहाँ पे मुकदमात दायर किए है बरतानिया के अंदर, जिन्हें इंसाफ मिला, वो सारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं। साहिब इक़्तिदार को रह चुके हैं, कोई आज साहिब इक़्तिदार है। यही वो लोग हैं जो इस मुल्क के निज़ाम को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे हैं। इन्होंने ही अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स करवानी है, इन्होंने ही बाकी अदारों के अंदर रिफॉर्म्स करवानी है। दूसरा, इसके साथ एक पॉइंट और आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर देखें आप, फेक न्यूज़ का एक वावेला मचा हुआ है इस वक्त। हर बंदे को ये मसला है, सोशल मीडिया पे जिसका दिल चाहता है जो मर्जी वो उस पर चढ़ा देता है। आपके पास सिर्फ एक अदारा है FIA का, जिसमें साइबर क्राइम विंग जो है ना वो उसको एड्रेस करता है, लेकिन उसके पास आप कभी इनका दफ्तर का विजिट करके देखें, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है जितनी उनके पास कंप्लेंट्स हैं। हज़ारों के हिसाब से उनके पास कंप्लेंट्स पड़ी होती हैं, लेकिन उनके वसाइल बड़े महदूद हैं। वो उसमें तरजीही बुनियादों पे जो हुकूमत की जानिब से या जो ताकतवर हलकों की जानिब से केसेस आते हैं वो उसको एड्रेस कर लेते हैं, बाकी फाइलें जूं की तूं पड़ी रह जाती हैं। इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और अदलिया के साथ साथ इन अदारों को थोड़ा स्ट्रेंथन करके और इन पे पूरी तवज्जो दी जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर पगड़ियाँ उछालने का, पाकिस्तान के अंदर लोगों की इज्जत तार तार करने का जो कल्चर एक डेवलप हो चुका है वो ख़त्म हो और लोगों का इस सिस्टम पे, इस अदलिया के ऊपर एतमाद बहाल। ये बहुत अहम पॉइंट है। कैरेक्टर असैसिनेशन का जो मामला है वो हम देखते भी आए हैं और इसको एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। सजाद अनवर साहब,
आपको क्या लगता है, चूंकि अगर अभी हुकूमत मुकदमा करती है, इसको फॉलो करती है इस मामले को, तो कहा जाएगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर सिस्टम बेहतर नहीं हो सकेगा। अगर हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात भी करते हैं तो ज़ाहिर है करना तो सियासतदानों को है, करना तो पार्लियामेंट ने है इसको। नहीं, पार्लियामेंट से ज़्यादा ये मामला जो है ना, जब आप इंसाफ की बात करते हो तो ये इंसाफ के अदारे होते हैं। ख़ास तौर पे ये पार्लियामेंट ने ही तश्कील दी है ना, ये जो FIA की ज्यूरिडिक्शन है और जो नैब की है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जज हमारे लोअर कोर्ट्स हैं और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, इनका रोल है ना, अब इनको अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक मॉरल विक्ट्री है मियाँ शहबाज शरीफ की कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है और वहाँ की अखबार ने वो ना सिर्फ स्टोरी डिलीट किया है बल्कि वो माफ़ी मांगी है, अदरवाइज़ उनको एक बहुत बड़ा हर्जाना अदा करना पड़ जाता। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि मैंने अक्सर हमारे रिमार्क्स देखे हैं सीनियर जजेस के भी, कि वो जब कोई उनके सामने बात करता है कि फ़लाँ ने ये इल्ज़ामात लगाए मुझ पे, तो उसको एक अज़हार राय की आज़ादी से जोड़ दिया जाता है। अज़हार राय की आज़ादी में आप कोई भी मौक़िफ़ अपना सकते हो, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाते हो किसी पर और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए, होना पड़ेगा। हमारी अदालतों को बहुत सीरियस एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में। जब सिविलियन सुपरमेसी की बात की जाती है तो उसमें जुडिशरी एक सुतून है, बहुत बड़ा सुतून है इस मुल्क का। लेकिन मैं इससे पहले जो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है ना करप्शन के हवाले से, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। दो चीज़ों ने हमें इंटरनेशनली बहुत डैमेज किया है। पहली चीज़ जो दहशतगर्दी थी, जो पिछले 3-4 दहाइयों में जिसकी हम लपेट में रहे और उसने हमारा चेहरा जो था वो इंटरनेशनली उसको नुकसान पहुंचाया, उसको मसख किया। उसके साथ ही साथ वो बयानिया था जो कि रियासत के मुख्तलिफ कोनों खुदरों से वो उसको शुरू किया जाता था और फिर सारा मीडिया और फिर सारा कौमी जो प्रेस होता था वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता था और वो था करप्शन का बयानिया। और उसके नतीजे में जो सियासी जमातें थीं, सियासी लीडर थे, उनके किरदार को मसख किया गया और उसका मैसेज इंटरनेशनली ये गया कि पाकिस्तान जो है वो कोई मैसिव करप्शन का एक गढ़ बन चुका है। उसकी वजह ये थी कि हमने देखा कि जिन लोगों के ऊपर वो निशान लगा देते थे साहबान इक़्तिदार मुक़्तदर हस्तियाँ कि भाई इनको आगे सियासत नहीं करने देनी, तो उनके ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। और फिर आपने देखा होगा कि पूरे दिन की ट्रांसमिशंस चलती थीं, गज़ब करप्शन की अजब कहानी और ये वो सारा कुछ। लेकिन उसके अंदर से जो बॉटम लाइन निकलती हुई नज़र आती है वो ये है कि इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं कि नैब पे तो मेरा कंट्रोल ही नहीं था। और उससे पहले अर्ली 20s में 2001-2 में जब मियाँ साहब ने पहला इंटरव्यू सऊदी अरब से दिया था तो उन्होंने भी कहा था कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमात है वो हमें कुछ दूसरे लोग कहते थे कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएं, वो हम खुद नहीं बना रहे थे। इसीलिए वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया दोनों पार्टियों ने। तो बेसिकली ये जो हमारा बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है ना, एक करप्शन के बयानिए की वजह से और एक दहशतगर्दी की वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाए। उसकी ये बुनियादी वजह है कि आज हम इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क में जितनी डिस्टेबलाइजेशन पिछले 5-10 सालों में करप्शन की बुनियाद पे हुई है और जिस तरह से इमरान खान साहब को उभारा गया और आज उनका जो ड्रॉप सीन जिस तरह से हुआ है, आप देखें कि कहाँ ये मुल्क था और कहाँ ये पहुँच गया। बेशक। तो बेसिकली अब ये अदारों का काम है। मैं शनीला से मुत्तफिक हूँ कि ये सियासी हुकूमतों का और गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो लोगों की करप्शन को ढूंढें। ये अदारे इसीलिए बने हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं, हमारे पास जुडिशरी है। जो करप्शन करता है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन ये सियासी इंजीनियरिंग का जो मामला था पहले, मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर का जो हमने पुल क्रॉस किया है और अब कहा जा रहा है कि
मुक्तदर हल्के न्यूट्रल हो गए, तो अब ये एक सारा बोझ आ गया है सिविलियन ढांचे पे। ठीक, हमें अपनी शफाफियत की तरफ भी बढ़ना होगा और गलत इल्ज़ामात जो लगाते हैं, मुंह उठा के कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके अलावा हम और आगे कोई हल नहीं बढ़ नहीं सकते। है। इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। इदारों को मजबूत होगा और इदारे अपना काम करें तो फिर किसी को खड़े होकर या किसी को जाके मुकदमा दायर करने की भी शायद कोशिश ना करनी पड़े। अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं जो इदारों की हमने बात की। अब जरा हम बात करेंगे आलमी इदारों की, आलमी ताकतों की। नाज़रीन, आज हर साल की तरह नस्ल कुशी की रोकथाम और उसके मुतासरीन की याद में दिन मनाया गया। जेनोसाइड कन्वेंशन यूएन जनरल असेंबली की तरफ से अपनाया गया पहला इंसानी हुकूक का एक मुआहिदा है जिसका आज़म क्या है, नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं। और इस साल का थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ताहम आलमी कवानीन के बावजूद हम क्या देखते हैं कि कश्मीरी अवाम की नस्ल कुशी का सिलसिला आज भी थम नहीं सका। जेनोसाइड वहां पर है और हम कई दहाइयों से वहां पर यही हालात देखते आ रहे हैं। मोदी सरकार आज भी निहत्ते कश्मीरियों पर जिस तरह जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सवाल किया जाए तो जवाब नहीं आता, समझ जाते हैं हम कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। आज मुशीब राय अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा साहब ने और वफाकी वजीर रियाज पीरज़दा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कश्मीरियों की नस्ल कुशी और उन पर ढाए जाने वाले मजालिम की मजम्मत की और कहा कि भारत कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, वहां कर्फ्यू का माहौल है, लेकिन भारत कश्मीरियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता। ताकतवर मुल्कों का मुखातिब करके आज एक बार फिर कहा गया है कि ताकतवर मुल्क अपना किरदार अदा करें। भारत, इसराइल, इनको मजालिम से रोका जाए, इसका नोटिस लिया जाए। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल है कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खजियां, आबादी का तनासुब तब्दील करने की मजमूम कोशिशें क्या यूएन करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी नहीं? इसका जवाब लेने से पहले छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। यूएन वो कुछ नहीं करती तो क्या मिनी यूएन, दैट मींस ओआईसी, वो कुछ कर सकती है? मुस्लिम उम्मा कुछ कर सकती है? क्योंकि जाहिर है जिस तरह मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि जाहिर है अरब ममालिक की तरफ भी अगर हम देखें तो उनके भी इंटरेस्ट तो कुछ हैं, तो बॉयकॉट इंडिया, अगर ऐसी मूवमेंट की तरफ हम बढ़े और उसमें मुस्लिम उम्मा साथ दे तो फिर शायद ये मसला हल हो सकता है। देखिए, मुस्लिम उम्मा जो ओआईसी है, मैं तो सबसे वीक प्लेटफॉर्म है वो। यहाँ पे आपने ओआईसी का फॉरेन सेक्रेटरीज का इजलास करवाया और उसके फौरन बाद ही जो यूएई था और सऊदी अरब थे वो जाके जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया के पास चले गए कि हम यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वाकई ही मुस्लिम उम्मा चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट है वो जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी की मार्केट है। तो आजकल की दौर के अंदर हर कोई अपने ही इंटरेस्ट को देखता है। देखिए, जो मुस्तफा सुरंगी साहब ने बात की थी ना कि वहां की अवाम ही अगर चाहे तो कुछ कर सकती है। आप ये देखें कि जिस वक्त ये 370 और 35 ए जो था इसको रिवोक किया गया, तो इसकी बुनियाद के ऊपर जब मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन के अंदर गई है तो महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई इसको, लेकिन वो हार गए। न्यू दिल्ली का इलेक्शन वो हार गए, इंडियन पंजाब के अंदर इलेक्शन वो हार गए, यानी कि उनकी आवाम ने भी इसको नापसंद किया। मसला ये कि हम दोनों मुल्कों के अंदर जो हमारा इंतहा पसंद मीडिया है वो हमारी हुकूमतों को कुछ ऐसे इकदाम करने की पे मजबूर कर देते हैं जो बाद में जाके मुल्कों के लिए नुकसानदेह होते हैं। जब इमरान खान साहब अमेरिका गए, वो जाके ट्रंप के साथ मिले, तो ट्रंप ने ये पेशकश की सालिसी की कश्मीर के ऊपर, तो इंडियन मीडिया ने इतना वावेला मचा दिया कि मोदी सरकार ने उनके सामने घुटने टेके और उन्होंने ये आर्टिकल जो था इसको रिवोक कर दिया। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जब मोदी खुद चल के पाकिस्तान आए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ के मीडिया ने इतना वावेला मचाना शुरू कर दिया कि हमें उनसे हटना पड़ा पीछे मुज़ाकरात से, और यहाँ जो ताल्लुकात हम उनके साथ बेहतर करने लगे थे उससे पीछे हटना पड़ा। देखिए, जंगे हम लड़ चुके हैं, 3 जंगों से कोई मसला हल नहीं हुआ। आलमी सतह पे जहां जहां पे भी हम गए हैं हमने इस इशू को उठाया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ है। तो आखिरकार जो चीजें होती हैं वो मुज़ाकरात से ही हल होती हैं। अगर हमारे यहाँ पे जो दोनों साइडों से जो इंतहा पसंद लोग हैं वो अपनी सोच जो है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करें और हम मुज़ाकरात में जाएं तो बहुत सी चीजें जो हल की जाएंगी। देखिए, इंडिया को इस आर्टिकल के हटाने से कोई फायदा हुआ नहीं है। वहां पे उनको कितनी फौज लगा दी, 10 लाख से ऊपर उन्होंने वहां पे फौज लगाई हुई है। उनकी अपनी फौज इस लड़ाई से तंग है। मकबूजा कश्मीर के अंदर इस आर्टिकल को रिवोक करने के बाद करोड़ों रुपए का उनको इकोनॉमी में नुकसान हुआ है। लाखों के करीब लोग जो बेरोजगार हो गए हैं। सिर्फ कश्मीर
कश्मीरी नहीं, जो वहां की जो और लोकल जो वहां पे मुकामी बाशिंदे, वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तंग हुए। फिर वो लोग जो प्रो इंडिया थे और जो इनके साथ मिलकर हुकूमतें बनाते थे, अब वो भी इनसे काफी पीछे हट गए। यानी कि अपने जो तजिया निगार है जो इंडिया के, वो कहते हैं कि इंडियन हुकूमत और कश्मीरियों के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया जो इतनी जल्दी फिल नहीं हो सकेगा। तो अब इंडिया को खुद भी बैठ के सोचना होगा कि हमें इससे फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। और पाकिस्तानी हुकूमत जो अपनी कोशिश तो हम जारी रख रहे हैं, हम हर जगह पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये जारी रहेगी। ये कोशिश तो जारी रहेगी और हमें जारी रखनी भी पड़ेगी। लेकिन अब इंडिया के अंदर जो उनके जो लोग हैं जो इंतहा पसंद नहीं है, उनको अपनी हुकूमत को मजबूर करना होगा। आप ये देखिए, एक काला कानून वहां पे बना हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट, उसके तहत जो इंडियन फोर्सेस है उसको आईनी हकूक की खिलाफवर्जी से इस्तिस्ना हासिल है, यानी कि उनसे कोई एहतसाब ही नहीं हो सकता। इस किस्म के कानून मकबूजा कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। तो अब वहां की जो, अगर वहां पे जो पढ़ी लिखी जो उनके अदीब हैं, शायर हैं, राइटर हैं, देखिए इंडिया की बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हुई हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर होने वाले मुजालिम को उजागर किया हुआ है। तो वैसे ही लोग अगर सामने आएंगे इंडिया के अंदर तो मसले हल हो सकेंगे, मुज़ाकरा से हल होंगे। अब ये जंगों से कुछ मसला हल नहीं, जंग से मसला हल नहीं होगा, मुज़ाकरात से मसला हल होगा। आज़म चौधरी साहब, हु कैन प्ले द रोल? क्या अमेरिका ये रोल प्ले कर सकता है जिस तरह ट्रंप साहब कहते थे फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्या जो बाइडन अब वो रोल प्ले कर सकते हैं, करना चाहिए उनको? बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल पावर्स को आज एड्रेस कर रहे हैं कि आपको रोल प्ले करना होगा, क्या वो करेंगे? लगता है आपको इस पोजिशन में है? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो ये सुपर पावर्स हैं या मगरबी कुव्वतें हैं, अगर वो इसमें रोल प्ले करना चाहें तो ये मसला एक दिन में हल हो सकता है। लेकिन आप उनका अब तक का 75 साल का ये किरदार आप देखें तो ये इस मसले की तरफ उनकी ना कोई तवज्जो है और ना वो ये मसला हल करना चाहते हैं। अभी इजराइल का जिक्र हुआ था, जब इजराइल यहाँ पे इस कश्मीर के अंदर जब दाखिल हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर की आड़ में दाखिल हुआ है, देखिए मकासद बहुत दूर तक इनके उसमें शामिल है। आप कश्मीर की तहरीक को अगर उठा के देखें तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमें महसूस हुआ है कि कश्मीर की तहरीक थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन फिर वो तहरीक एक दफ़ा फिर वो दम पकड़ती है और खड़ी होती है। और उसके दो वजूहात हैं, एक भारत की जानब से वहाँ किए जाने वाले मुजालम, दूसरा वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं, उनकी जानब से कुर्बानियाँ और उनकी जानब उनके ऊपर जो होने वाले मुजालम के नतीजे के अंदर वो जो खड़े होते हैं, ये इस वजह से वहाँ पे तहरीक दम नहीं तोड़ पाती। और आप देखें कि हर चंद साल के बाद कोई ना कोई बुरहान वानी वहाँ पे पैदा होता है जो उन मुजालम के सामने डट के खड़ा होता है, जामे शहादत नोश करता है और वो तहरीक एक दफ़ा फिर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ी होती नज़र आती है। और अब बहुत सारे कश्मीरी आप देखें जो दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, जो मगरब के अंदर हैं, वो देखें कि कश्मीर के लिए वो अपने तौर पर वहाँ पे आपको मुजाहरे करते, वहाँ पे आपको वो नज़र आएंगे, अपना रोल प्ले करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन हुकूमतों पे, जिन ममालिक के ऊपर हम एतमाद करते हैं, हम अपना दोस्त भी कहते हैं और मुसलमान ममालिक में, वहाँ से ना कश्मीरियों के लिए हमें सपोर्ट मिल रही है ना वो करेंगे। उसकी वजूहात से है, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनका बिजनेस इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया की जितनी बड़ी आबादी है वो उसके हवाले से उनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। ये बहुत अहम पॉइंट है, चूंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए हमें ये मामला दिखाई नहीं देता। वक्त कम है, इसलिए माजरत के साथ सर इंटरप्ट कर रहा हूं। सजाद अनवर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। सर, फिर क्या हो? वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, फिर पाकिस्तान क्या करे? ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, इनको भी तो ताकत बनाया जा सकता है। मसलन इस वक्त जैसा कि बताया शनीला ने भी कि वहाँ पे यूएई की इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई पिछले 5-10 सालों में। ये दोनों मुल्क जो हैं, ये इनके साथ हमारे भी बरादराना ताल्लुकात हैं। हम इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट को के ज़रिए भी एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस वक्त उन लोगों की जो कश्मीरी हैं इंडियन हेल्ड एरियाज़ में, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान करना है। और जो उन्होंने उनका स्टेटस ख़त्म किया है उसको दोबारा से अगर
वो उनका स्टेटस बहाल हो जाए, कम से कम उस पोजीशन पे चला जाए जिस पे पहले था। तो हमें चाहिए सऊदी अरब से बात करें, हम यूएई से बात करें कि कम से कम इन दो चीज़ों पे तो इंडिया के साथ बात होनी चाहिए कि एक तो वहाँ के लोगों को ज़िंदगी गुजारने का, एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारने का हक जो उनसे छीना गया है और जो वहाँ पे जो जुल्म और जबर हो रहा है उसको कम से कम थोड़ा ईज़ किया जाए और इनका स्टेटस वापस चला जाए जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इंडिया ने। हमें चाहिए आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि जो क्लासिकल हमारा स्टैंड है या इंडिया का जो स्टैंड है वही विन करेगा। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बात हुई थी, जिस तरह से उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी के साथ बात की थी, हमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स हल निकालने पड़ेंगे। हमें अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट करना पड़ेगा, एलओसी पे टेंशन ख़त्म करनी पड़ेगी, उधर से इंडिया को अपनी फोर्सेस को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ताकि उनकी ज़िंदगी पहले नॉर्मल हो। ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो कोई फौरी तौर पे हल नहीं होगा, लेकिन फौरी तौर पे हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ हमें आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। इंडियन सिविल सोसाइटी नो डाउट बहुत एक वाइब्रेंट आवाज़ है, ख़ास तौर पे जो पिछले चंद साल पहले एक हैदर फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जेहलम का दरिया जो है वो खून से भरा हुआ बह रहा है। वो आप देखें कि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो हम नहीं कर पा रहे, मलिक नईम साहब ने दुरुस्त कहा है। लेकिन अब हुकूमतों के लिए ज़रूरी है कि ठीक है हमें अपना, हमारे पास डेटरेंस भी है, हम इंडिया के साथ हर इंच टू इंच लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि वो जो होस्टाइल कश्मीरीज़ हैं जिनको यरगमाल बनाया हुआ है इंडियन पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस ने और जिनकी ज़िंदगी एक अजीरन बनी हुई है, उसके लिए कोई आसानी पैदा करने के लिए हमें फौरी तौर पे कुछ करने की ज़रूरत है। और ये जो वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाह रहा है मोदी और जिस तरह से वहाँ पे नस्ल कुशी हुई है पिछले सारे अरसे में, उसको हर फोरम पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आज कायरा साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की रियाज पीरजादा साहब के साथ मिलके हमें एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी करने की भी ज़रूरत है। आपको याद होगा जब इंडिया इसको अपने साथ एनेक्स करने जा रहा था इस सारे एरिया को और वो स्टेटस चेंज करने जा रहा था, तो मोदी ने और उनके वजीर खारजा ने पूरी दुनिया के उन सारे मुल्कों का दौरा किया था और उनको बताया था कि ये क्यों ज़रूरी है। वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पे एक कोशिश की जा रही थी आज़ादी की, उसको उन्होंने टेररिज्म से कनेक्ट करके बिल्कुल वो भारत ने किया। और अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, यही हमारा आज का पॉइंट, यही हमारा आज का पॉइंट है सर। जुल्म हो रहा है, बड़ा अहम आपने पॉइंट रेज किया, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ हमें जाना होगा। बहुत शुक्रिया, सजाद अनवर साहब साथ मौजूद थे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आदम चौधरी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और शनीला अमार साहब साथ मौजूद थी। आपका अब नहीं तो कब, ये है हमारा आखिरी सवाल, क्योंकि अगर एक कश्मीरी से पूछा जाए तो वो जरूर ये कहेगा कि टुडे इट्स मी टुमारो इट्स यू। अगर आज इस मामले को का नोटिस ना लिया गया, पहले हम कहते थे ना कि इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, लेकिन अब वक्त है कि इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अगर आज आलमी बिरादरी, आलमी ताकतें नोटिस नहीं लेती तो कल को खुदा ना खास्ता किसी खत्ते में किसी जगह पर ऐसा मामला होगा तो किस हैसियत से ऐसी कोई करारदाद सामने आएगी। नाज़रीन, कल मिलेंगे नए सवालों के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।